आशा करता हूं मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। Am I audible and visible or not? फटाफट से एक बार चैट में मुझे बताओगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सो हाउ इज इट गोइंग गाइस? कैसा चल रहा है बताइए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। वेलकम वेलकम वेलकम। तो चैप्टर हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कल हम कोने तक आ गए थे कि अब हम शुरू करने वाले थे रिसोर्स प्लानिंग की बात, तो वो रिसोर्स प्लानिंग जो है आज अपन शुरू करेंगे। फाइन, वेलकम 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 टू द सेशन। फटाफट से एक बार चैट में बता दो कि मैं तुम्हें दिखाई सुनाई दे रहा हूं कि नहीं। आ जाओ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। WPP सॉल्व कर ली? कितने बच्चों ने WPP सॉल्व कर ली बताओ जरा। पहले तो आते से सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेने, जब बच्चे घबरा जाए। हाँ, WPP सॉल्व करेगी नहीं? चलिए, तो कल तक की क्लास का रिवाइज करते हैं। एक चीज़ दिखाओ मज़ेदार। चलो हाँ, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, चीज़ दिखाता हूँ एक। ये देखो, ऐसे नोट्स चाहिए ना तुम्हें, ऐसे नोट्स जिससे तुम फटाक से रिवाइज कर लो। क्या कहते हो? ऐसे नोट्स चलेंगे, है ना? मस्त है ना? तो ऐसे नोट्स कमिंग सून, ऐसे नोट्स कमिंग सून, ताकि क्या रहे ना कि जो अपन ने क्लास में पढ़ा है तो 3-4 पेजेस के नोट्स हैं, उनको रिवाइज कर लेना। तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस थे, वो चेंजेस करने के साथ में जब नोट्स आएंगे तो आपको मजा आएगा। आहा, ठीक है, ऐसा मजा आएगा आपको कि आहा। तो फटाफट से ऐसे नोट्स बन रहे हैं। डेवलपमेंट चैप्टर के पहले दे दूंगा आपको मैं। बन गए थे लेकिन उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं हम, तो इसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन का और समय दो, ठीक है। और WPP, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं तुम्हें फिर नोट्स दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें टेस्ट सॉल्व करना होंगे, तो WPP सॉल्व करते रहा करो, ठीक है। WPP सॉल्व करते रहो। बढ़िया नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, कॉमिक के है, स्टाइल में है, तो ऐसा रहेगा ना, फटाक से रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर पढ़ा फटाक से रिवीजन हो गया, चैप्टर पढ़ा फटाक से रिवीजन हो गया, तो वो चीज अपन करेंगे, ठीक है। फाइन, टेस्ट देते रहना, लेकिन थर्सडे के दिन तक टेस्ट सारे कंप्लीट करना, अपन टेस्ट डिस्कस करेंगे। चलो, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भैया? तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमने रिसोर्स की डेफिनेशन से पढ़ना शुरू किया था। ये देखा था रिसोर्स जो है वो हर वो चीज जो हमारी नीड सेटिस्फाई करता है, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो रिसोर्स कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट था। ये पढ़ने के बाद में फिर अपन ने क्या किया था कि अब जब रिसोर्स इंपॉर्टेंट है तो उनका डेवलपमेंट जरूरी है। तो पूरा फ्लो कि डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा रिसोर्सेज का, जिससे वेरियस प्रॉब्लम्स होगी। जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में कुछ रिसोर्सेज एक्यूमुलेटेड रह जाएंगे। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के चलते क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटी जो है तो वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करेगी। ये सब पढ़ा था। तो अब क्यों जरूरी है समझ में आएगा, तो कैसे करें डेवलपमेंट, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब क्या करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो इस तरह का डेवलपमेंट कि हमारी आज की नीड्स सेटिस्फाई हो और अपकमिंग जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होगा, उसके लिए हमने क्या किया, मीटिंग करी अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। उस मीटिंग का आउटकम था एजेंडा 21, और इस एजेंडा 21 के थ्रू, इस एजेंडा 21 के थ्रू हमने क्या किया, इस एजेंडा 21 के थ्रू हमने ये पाया, इस एजेंडा 21 के थ्रू हमने ये पाया कि ग्लोबल लेवल पे 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और डिसीजेस, ठीक है, इन चीज़ों को कॉम्बैट करना होगा, और वो तब हो पाएगा जब ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। एक यूनिक ऑब्जेक्टिव इस एजेंडा 21 का ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने लिए लोकल लेवल पे अपने मतलब एजेंडा 21 सेट करे, ठीक है। इतना हम कल पढ़ चुके थे, ध्यान है।
सारे बच्चों को ध्यान है? अब देखो क्या है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हमने रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ली है, लेकिन जो आपने रिसोर्सेज बचा लिए मान लो, तो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लान भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको कि कैसे यूज करना है। जैसे आपने बोला पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, पैसे आपने कमा लिया, अब आपको ये भी तो इंश्योर करना होगा कि उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स वाज इंपॉर्टेंट, वी शोड द कंसर्न व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, उसके लिए हमने मीटिंग करी, सब कुछ करा। तो अब जब रिसोर्सेज बचेंगे तो उन रिसोर्सेज की प्लानिंग भी तो करना होगी ना। मतलब वही है कि पैसे कमा लिए तो पैसे खर्च कैसे करना है उसकी भी तो प्लानिंग करना है, वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी भी तो प्लानिंग करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक सेकेंड रुकोगे? हेलो, चलो देखते रहो, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? बताइए। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अगला टॉपिक है अपना रिसोर्स प्लानिंग। तो अब हम रिसोर्स प्लानिंग पे बात करने वाले हैं। आजा मेरे बच्चे, पानी पूरी खिलाऊंगा तुम्हें भी। वीडियो देखेगा तुमने? साल भर जो मेहनत करेगा आखिरी में उसके साथ पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है, डन। क्यों पढ़ना है, व्हाट इज द मोटिवेशन, क्यों नंबर लाना है? अच्छा बोला पानी पूरी पानी पूरी खा रहा है, इज द मोटिवेशन। मैंने क्यों खाई पानी पूरी? हाँ, मतलब मैं नहीं खाता हूँ बाहर का, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे जिनने मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो जब आप इतनी मेहनत करके इतने अच्छे नंबर ला सकते हो, तो मैं क्या आपके लिए पानी पूरी नहीं खा सकता हूँ? खा ली मैंने पानी पूरी, बस। मुझे कोई शौक नहीं है सर, लेकिन आप बोल दो कि सर मुझे तो पानी पूरी खाना, तो फिर तो खाऊंगा ना मैं आपके साथ। ठीक है, डिमांड आने लगी समोसे भी खाएंगे सर। चट्टू बच्चे हो तुम। ठीक है, वो मेरे हिसाब से ना इसका साउंड वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैन का साउंड इनको पता नहीं कहां से आ रहा है। अब बंद हो गया। अब पंखे की नहीं आती आवाज, वो क्या होता है, सराउंडिंग साउंड लेता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इधर ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चे, इधर ध्यान देना। रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but deficient in some other. ठीक है, तो अगर हम बात करें किस चीज की, रिसोर्स प्लानिंग की, तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको आपके देश में देखने को मिलेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि रिसोर्स प्लानिंग में ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट यही बताता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, क्यों करना है रिसोर्स प्लानिंग, क्या मिलता है? तो रिसोर्स जो है ना, एक जगह पे सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। वो गाना है ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ है, सबको सब नहीं मिलता। तो वही है कि आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आपको कॉपर मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में पानी नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां आपको पानी बहुत मिल जाएगा, वाटर रिसोर्सेज एनॉर्मस है, लेकिन वहां पे आपको शायद मिनरल्स ना मिले, दूसरे मिनरल्स ना मिले। तो दिस इज द फैक्ट कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत है, बट regions which are rich in certain type of resource but they are deficient in some other type of resource. तो disparity है। ठीक है, why resource planning is important? तो इस why का आंसर ये है कि resources are unevenly distributed. resource planning क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि unevenly distributed है resources. resources are unevenly distributed, कहीं पे है कुछ तो कहीं पे कुछ भी नहीं है। और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के चलते ही क्या होता है, आपको रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है, आपको रिसोर्स
प्लानिंग करना पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपको रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां सेट कर दो इसको, हाँ, इसीलिए रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब उसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है और डिटेल में। क्या एक्सप्लेन में मतलब डिटेल में क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो देयर आर सम रीजंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजंस व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, है ना। तो ये उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे पूरा का पूरा कि कहीं पे कुछ रिसोर्स है, कहीं पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्लेन्ड हियर। इसको एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अगर आपको कोप अप करना है तो आपको यहां पे दिया गया है क्या कि जैसे स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है, तो दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। यहाँ पे मिनरल्स मिल जाएंगे, कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, एक एग्जांपल दिया गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पानी बहुत है, लेकिन पानी के साथ साथ में क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान जो है तो सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो वही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख जो है वो रिलेटिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज वेरी रिच it has very rich cultural heritage but it is deficient in water. ठीक है, infrastructure and other vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state and regional as well as local level. ये समरी है पूरी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक कि why do we need resource planning, तो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे सीधा आंसर ये रहेगा। और ये क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, ठीक है, कल का होमवर्क क्वेश्चन है, आज का होमवर्क क्वेश्चन इसको कह लो, यही रहेगा कि why do we need resource planning, इसमें क्वेश्चन अभी और आगे बढ़ेगा। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्स, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत लगती है। इसका आंसर यही मिल गया तुम्हें। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी आपको ये यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कहीं पे पानी है तो कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो कहीं पे सोलर और विंड एनर्जी है तो वहां पानी नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब किसी चीज का अलग होना। जब आपको देखने को मिल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होना मतलब क्या कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में रोड्स वगैरह उतनी डेवलप नहीं है, ठीक है, रिमोट एरियाज है तो उतनी कनेक्टिविटी नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमें रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। अब Why do we need resource planning का आंसर तो मिल गया आपको कि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप एग्जांपल लिख सकते हो। आगे इसी में अगर मैं एक सवाल पूछ दूं कि हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, ये रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है इंडिया में, ये बताओ। हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। तो अब ये अगला पार्ट आपका है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन मिक्स होके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम होंगे और आपको यूनिट टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो ऐसे पूछ लेंगे 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग बताओ, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है बताओ, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है और रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है एक्सप्लेन करो। तो सवाल बहरूपिया होता है, सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा ये तय है। तो आपको रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर अच्छे से आंसर, एक प्यारा सा आंसर लिखना है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की अगर बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना होती है, और वो 3 स्टेप क्या क्या है ये समझते हैं, ठीक है। वो 3 स्टेप क्या क्या है ये समझते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बताओ बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? फाइन। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, एक पार्ट समझ में आया। अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया, तो 3 स्टेप है। अब देखो 3 स्टेप को बहुत अच्छे से समझना। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करें हम, तो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तीन स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग में, और वो 3 स्टेप्स क्या है यहां पे वो देखने को मिलती है। पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग है
आइडेंटिफिकेशन, आंखें बना देता हूं दो ऐसी, है ना, आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप पहले देखो तो सही रिसोर्सेज है कहां। मैंने तुमसे बोला कि हमें रिसोर्स को यूज करना है, रिसोर्स की प्लानिंग करना है, तो आप सबसे पहले तो ये बोलोगे ना कि कितना रिसोर्स है, कहां है, कैसा है। तो फर्स्ट स्टेप ही क्या है आपकी, फर्स्ट स्टेप ही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। घबराना नहीं है, शब्द है इंग्लिश के, बाकी सब आसान है। कि आप सबसे पहले देखोगे रिसोर्स है कहां, कितना रिसोर्स है, कैसा रिसोर्स है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है। आगे ना समझ में, मैंने बोला आपसे कि आपको क्या करना है, आपको शादी करना है, देख खुश हो गए, ठीक है, देख 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 मुस्कुरा रहे। तो आप सबसे पहले तो ये देखो ना किससे करना है सबसे पहले तो ये देखो किससे करना है। तो सबसे पहला पार्टी होता है कि देखो तो सही है क्या। तो रिसोर्स प्लानिंग की जब बात करेंगे तो रिसोर्स प्लानिंग में दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मतलब आप आइडेंटिफाई करोगे रिसोर्स है कितना, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप सर्वे करोगे, पता लगाओगे कितना है, कहां है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, एस्टिमेशन लगाओगे, रिसोर्सेज का मेजरमेंट करोगे कि कितना रिसोर्स है। ये पहला पार्ट होता है, ठीक है, ये पहला पार्ट होता है। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब दूसरी चीज क्या है, पहला जब आपको पता लग गया कि कितना रिसोर्स है, कहां है, कैसा है, तो अब आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन सब लगा लिया, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है। अब दूसरा है कि अब आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे, ठीक है। अब आपने ये मैप लिया और इस मैप पे अब आपने क्या करा, पूरी प्लानिंग कर ली, तो आपने प्लान बनाया एक, ठीक है, रिसोर्सेज देख लिए। फिर दूसरा है प्लानिंग, कि अब आप रिसोर्स को प्लान करोगे। तो सेकंड क्या है, दिस इन्वॉल्व्स इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। इंग्लिश है, इंग्लिश से घबराना नहीं है। तो दूसरा यह है कि अब आपको जब पता चल गया कितना रिसोर्स है, किस क्वालिटी का है, कैसा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, लंगड़ है, क्या है, तो आप उस चीज को आप क्या करोगे, आप अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड सेकंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको पता लग गया सोना है, सोना, और जाके फिर गेती कुल्हाड़ी से खोदना शुरू कर दिया, वहां पे पागल हो रहे हैं कि हाँ खोद देंगे, हाथ से खोद देंगे। आपको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कौन सी मशीन लगना है, किस टेक्निक से खुदाई होगी, है ना, ये सब कुछ देखना होता है। तो सेकंड स्टेप होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा स्किल, कौन सा इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए रहेगा ताकि हम उस रिसोर्स को डेवलप कर पाए, उसे यूज कर पाए, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है, स्टार्टिंग से टॉपिक कनेक्ट करना। पानी की कमी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं चाहिए ऐसा थोड़ी ना होता भाई, प्यास तो उन्हें भी लगती है, गला तो उनका भी सूखता है ना, तो क्या पिएंगे, वो पानी पिएंगे ना। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि राजस्थान तक पानी पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश में रोड नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग वहां उड़ के जाते हैं, रोड तो उन्हें भी चाहिए ना, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि रोड वहां भी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां भी हो। तो आप जब रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हो, रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हो, तो वो रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स डेवलपमेट किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इट शुड मैच द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। सारा कोयला और जैसे लोहा और कोयला की अगर मैं बात करूं, आयरन एंड कोल की, तो मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी कोल एंड आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या ये बताओ मुझे आप कि कश्मीर में एक घर बन रहा है, वहां पे घर बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, होगा ना। तमिलनाडु में एक घर बन रहा है, वहां भी तो लोहे का इस्तेमाल होगा ना। तो आपको ये इंश्योर करना होगा थर्ड स्टेप में कि तीसरी चीज क्या होती है ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अब क्या ड्राइंग बना दूं ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या बना दूं मैं, क्या बना दूं ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्री बना देता हूं, ये लो, है ना, कि रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान जो है ना वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसी प्लानिंग करना होगी कि थर्ड स्टेप क्या बोलती है, थर्ड स्टेप ये बोलती है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स, ठीक है, कि रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान को आप उस क्षेत्र से उठा के पूरे कंट्री के डेवलपमेंटल प्लान के साथ में कनेक्ट करो, मैच करो, ठीक है। ये होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान, कि जहां रिसोर्स मिल रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे, हम पूरे देश के विकास के बारे में सोचें। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई, तीनों स्टेप बताओ जल्दी।
क्लियर हुआ? ठीक है, ये है सिंपल सा 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग। एक बार फिर रिवाइज करेंगे अपन। आ जाओ, क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज आर, देखो पूरा मैंने जितना पढ़ाया डिटेल में एक एक लाइन पढ़ाई और शॉर्ट में यहां बता रहा हूं मैं आपको रिकैप कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू। हाँ, कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिनरल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज होंगे, वहां मिनरल्स नहीं होंगे। राजस्थान में मिनरल्स होंगे लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो देयरफॉर a balanced resource planning at national level is required। एग्जांपल के साथ आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया। फिर दूसरा पार्ट की व्हाट आर दी हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया। तो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या है? तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या आप आइडेंटिफाई करते हो रिसोर्स है कहां, कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में, उसका मेजरमेंट लगाते हो और एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन से स्किल्स का इस्तेमाल करके आप रिसोर्स को डेवलप कर सकते हो। और जब आपने रिसोर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तब आपको थर्ड स्टेप में ये इंश्योर करना होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है तो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। क्लियर है? बताइए, यहां तक सब कुछ क्लियर? क्लियर? मैपिंग, मैप एक साथ कराऊंगा, घबराओ नहीं, मैप एक साथ करूंगा। मैप अभी मैप का यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है और मैप का ना सीबीएसई बता देते कि यही पढ़ना है, तो मैप की तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जितना बताऊंगा उतना करोगे। 5 नंबर का मैप अपना पक्का होगा। ठीक है, मैपिंग के नाम से मत घबराओ अभी। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस यस यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लेगा। थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा बचाते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। पानी पियो, इसी बात पे सारे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आता ही आता है। हाँ, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ये आता ही आता है टाइप की कहानी है इसमें। इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आता ही आता है टाइप की कहानी है इसकी। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, अब इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है मेरे दोस्त। क्या है वो चैलेंजेस? देखो, तो जैसे अगर हम देखें कि इंडिया हैज मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलते थे पहले कि हर 5 साल की प्लानिंग करते थे कि इन 5 साल में क्या करना है, पहुंचे अगले 5 साल में क्या करना है, ऐसा। तो हम शुरू से ही रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन किधर गया, हाँ, इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। याद नहीं एनसीईआरटी, ऐसा नहीं रट्टू तोता मत समझना, वो पता है कि इसके बाद क्या आता है। फाइन, तो जैसे अगर आप देखोगे तो रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर बात करें ना, तो रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, वो ये बता रहे हैं आपको। लेकिन सिर्फ रिसोर्स होना काफी नहीं है। जैसे कि क्लास में टॉप करना है, पानी पूरी खाएगा लेकिन सिर्फ टॉप कर लेने के सपना देख लेना काफी नहीं होगा कि पानी पूरी, सपने में पानी पूरी आ रही है। टॉप करने के लिए पढ़ना भी तो होता है मेरे दोस्त। याद आया कुछ कि मेरे पास बहुत दिमाग है सर, लेकिन उस दिमाग का इस्तेमाल भी तो करना होता है ना, तभी तो टॉप कर पाओगे। तो वही केस यहाँ पे कि इंडिया में रिसोर्सेज हमेशा से बहुत रहे, लेकिन मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट कि आप सिर्फ रिसोर्सेज पा जाने से कुछ बेहतरीन कर जाओगे, है ना। सिर्फ रिसोर्सेज पा जाने से कुछ बेहतरीन कर जाओगे, ये गारंटीड नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या करना होता है कि रिसोर्सेज के साथ साथ में आपके पास में वो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। जैसे सिर्फ गाड़ी हो जाने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा तब गाड़ी चलेगी ना। क्या मतलब ईवी ले लेंगे सर तो मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, आपके पास में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो इट में हिंडर द डेवलपमेंट, तो मतलब विकास नहीं होगा फिर। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, एक चीज बता रहा हूं, समुद्र के अंदर जितना रिसोर्स है ना, उतना रिसोर्स पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत अरबों खरबों करोड़ों रुपए का रिसोर्स डीप वाटर्स में, समुद्र में कहीं तल में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे पास उतना इंस्टीट्यूशंस, उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम उसको यूज ही नहीं कर पाए अभी तक, समझे। तो वो चीज रहती है यहाँ पे कि मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट, यू शुड हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, और अगर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो दिस में
हिंडर दी डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को रोकेगा, डेवलपमेंट को क्या बोल सकते हैं, एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, तो देर मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में, क्षेत्र हैं जो रिसोर्सेज में काफी आगे हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बता रहा हूं ना, यहाँ भर के आपको क्या देखने को मिलता है, लोहा है, कोयला है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी उतना डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है क्या, तो देयर आर मेनी रीजन्स जो कि रिच इन रिसोर्सेज है बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। इसको आप बड़ा सिंपल ऐसा देखो, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं हिस्ट्री से। ब्रिटेन कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, हरियाणा बराबर है हमारा ब्रिटेन, है ना, जो हमारा हरियाणा है उसके बराबर ही होगा ब्रिटेन, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो गए, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा सा आर्म्स एंड एम्युनिशन आ गया, हथियार आ गए, तो उस चीज का इस्तेमाल करके उन्होंने अफ्रीका क्या तो इंडिया क्या तो अलग के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ऐसी ऐसी लाइनें लिख के चले गए। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिसोर्स रिच रीजन नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्स बहुत सारे हैं, रिसोर्स कुछ नहीं है बहुत सारे। थिंग इज कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल रूप से अपने आप को मजबूत कर लिया, और इसीलिए वो इंडिया जैसा कंट्री जिसके पास इतना सारा रिसोर्स था उसके ऊपर आके डोमिनेट कर गए। और इसको आप हमारी कंट्री में देखोगे तो हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जो कि रिसोर्स रिच है लेकिन वो उतना डेवलप नहीं है, और ऑन कॉन्ट्ररी टू इट कुछ ऐसे, जैसे दुबई की बात करो तुम, दुबई में पीने को पानी नहीं है लेकिन आप डेवलपमेंट देखो, गगनचुंबी इमारतें हैं वहां। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज के एब्सेंस में भी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का सही इस्तेमाल किया। डाइकोटॉमी समझ में आई है ना, कि सिर्फ रिसोर्स होना पर्याप्त नहीं है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? हमने रिसोर्स प्लानिंग वगैरह सब समझ लिया। अब रिसोर्स प्लानिंग के आगे की बात बता रहे हैं वो, कि मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए, है ना। मेयर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें होना चाहिए। तो अब उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए जैसे अगर हम देखें तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट, जो मैंने आपको बताया कि रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। कॉलोनाइजेशन मतलब क्या कि जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रांस के लोग पहुंच गए थे, वियतनाम वगैरह जहां जहां जाके जिनने कब्जा किया, तो ये वो बताता है कि हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन ये बताती है कि सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो थी कॉलोनियल कंट्रीज में, वो मेन अट्रैक्शन बनी कि यूरोप से लोग छोड़ छोड़ के इंडिया आए। क्यों आए यहाँ? इतनी गर्मी में बैगन बनना था क्या उन्हें? नहीं, लेकिन फिर भी वो यूरोप छोड़ के क्यों आए? क्योंकि उनको आजा 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 अट्रैक्ट किया किस चीज ने? इंडिया के रिच रिसोर्सेज ने। ठीक है, तो इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that help them to exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies। सब पढ़ा दिया, मैं बस तुम्हें रीड करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो बता रहा है, क्या बता रहा है ये वाला पैराग्राफ, कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स मतलब क्या, जैसे ब्रिटेन वगैरह ये वो है, तो वो क्यों आए? क्योंकि रिसोर्सेज ने अट्रैक्ट किया उन्हें। ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज अट्रैक्टेड देम, रिसोर्सेज ने उन्हें अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर आपको दिखा कि इंडिया में रिसोर्स है तो चलो मैं इंडिया चलता हूं, वहां से रिसोर्स उठा लूंगा, इंडिया वाले लोग खैनी तंबाकू थोड़ी ना खाते रहेंगे, वो मारेंगे तो मैं ऐसे कैसे रिसोर्स अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप आए हो, आपके पास दिमाग है, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास पावर है, तो वो भैया खैनी खाते रह जाएंगे और आप क्या करोगे? डोमिनेट कर जाओगे उनके ऊपर। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई कि कॉलोनियल पावर जब आए तो उनको रिसोर्सेज ने अट्रैक्ट किया, प्लस रिसोर्सेज के अट्रैक्शन के साथ साथ में उनके पास में क्या थी? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी, प्लस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी जो थी, तो उसके चलते उन्होंने क्या करा? कॉलोनियल कंट्रीज को अपना गुलाम बना लिया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। देयरफॉर दिमाग तभी काम का होगा जब तुम उसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सिर्फ दिमाग हो जाने से टॉप नहीं कर जाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही सिर्फ रिसोर्स हो जाने से काम नहीं चल जाएगा,
बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन ये क्लियर करती है कि मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, यू शुड हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट टू यूज दोज रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड, ये आ गए घूम फिर के हमारी एग्जांपल पे आ गए, मुझे क्यों तोड़ा। ठीक है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ का व्यक्ति तो आपस में लड़ने में परेशान है और हम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है और यहाँ तो बहुत रिसोर्सेज है, तो हम ये यूज कर लेंगे रिसोर्सेज, समझे ऐसा। तो देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quantity of human resource and historical experience of the people। ठीक है, तो इंडिया में रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया में रिसोर्स थे, वो इन सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट था, टेक्नोलॉजी पे, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल पे, जहां हमें देखने को मिला कि हमसे सुपीरियर लोग आए और हम पर डोमिनेट करके चले गए। क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं थे टेक्नोलॉजी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में और इस बारे में कि हमें गुलाम बना दिया गया। अंकल आपके साथ प्रैंक हुआ है, यहां तक समझ में आया? बताओ, क्लियर है? टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का मतलब क्या होता है कि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी। कोई डाउट हो तो पूछो। हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू राइट इन व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? 2 पॉइंट कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। और दूसरा पॉइंट फिर क्या है कि पापा का फोन आया, 1 मिनट। हाँ, हेलो। अरे यार, वो एक बार भैया से पूछो ना, उन्होंने वहां दिए थे कि उनकी गाड़ी में ही रखें। चलो भाई, वेलकम बैक। ठीक है, आ जाओ। सुनो, नेवर मिस अ कॉल फ्रॉम योर फादर। समझ आया? मम्मी के मिस कॉल मिस हो जाते, मतलब कॉल मिस हो जाते, चलता है यार, मम्मी है। पापा का कॉल अगर मिस हुआ ना तो फिर घर जाने में डर लगता है। क्योंकि कभी पापा का फोन आया तो पापा का फोन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का लेसन दे रहा हूं, तो मैं ध्यान रखना। हैप्पी फादर्स डे। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज के लिए आ सकता ना भाई, डर का माहौल रहता है फिर। क्लियर? आ जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग। फिर हमने देखा कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जब बात आती है तो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, आपको इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए अप्रोप्रिएट आपके पास, जिसकी मदद से आप क्या कर सको, रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप कर सको। अब बात आती है कि सिर्फ रिसोर्स प्लान ही करते रहोगे क्या? जो रिसोर्स है उन्हें तो बचा नहीं पा रहे हो, रिसोर्स प्लानिंग चिल्ला रहे हो। सर, आपके पास में कमी थी पानी की? नहीं। आपने क्या कर दिया? खराब कर दिए नदियों को। आपके पास में क्या पेट्रोल की कमी थी? नहीं। लेकिन आपने क्या करा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस ही नहीं किया, और मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स पे फोकस ही नहीं किया, आपने सारा पेट्रोल जला दिया। क्या आपके पास साफ हवा की कमी थी? नहीं। आपने क्या करा? इंडस्ट्रीज वगैरह और कोई पॉल्यूशन नॉर्म्स कुछ नहीं करे, आपने सारी हवा पॉल्यूट कर दिए। तो प्लानिंग अलवा प्लानिंग कीजिए, है ना, वैसा वाला काम हो गया। आपको जो है उसको तो कंजर्व करो ना भाई। फ्लो है चैप्टर का। कौन कहता है ज्योग्राफी में फ्लो नहीं है? मैं आपको ज्योग्राफी में पूरा फ्लो बता रहा हूं कि क्यों डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे। एजेंडा 21 वहां तक आप डेवलप तो कर लिया, लेकिन उसको जो बचाया उसको प्लान भी तो करो। उसकी प्लानिंग क्यों करना जरूरी है, कैसे करोगे, वो सब कुछ समझ लिया। लेकिन अब सिर्फ प्लानिंग करते रहोगे क्या? जो है उसको तो, मतलब आप नए को बचा वो कर रहे हो, प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, जो पुराना है उसको बचा तो लो, आप उसको तो वेस्ट कर रहे हो, है ना। जो पुराना है उसको बचाओ, तो सही, ऐसा फ्लो है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है।
ठीक है। तो यहां पे क्या बताया कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बट इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इररेशनल तरीके से रिसोर्सेज को यूज करोगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए उसका कंजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, बट इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इससे बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, और इन्हीं परेशानियों को, इन्हीं समस्याओं को अगर ओवरकम करना है आपको, ठीक है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हर लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। ठीक है, तो लीडर्स और थिंकर्स जो पास्ट में रहे उनका ये बड़ा कंसर्न रहा है। ठीक है, एक बड़ा कंसर्न रहा है कि कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज सेव्ड आर रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड, जो आपने बचा लिया वही आपने कमा लिया। वाह क्या बात बोल दी, जो आपने बचा लिया वही आपने कमा लिया। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को बचाना जरूरी था। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। क्या बोला गांधी जी ने, गोल्डन वर्ड से हाईलाइट करना, देयर इज इनफ फॉर वंस नीड। ठीक है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, सॉरी। ठीक है, गांधी जी ने एक लाइन बोली कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब सबकी जरूरतें पूरी करना चाहोगे तो सबकी हो जाएगी, लेकिन अगर एक की भी लालच पूरी करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं, और लालच बुरी बला है दोस्त, समझे। तो गांधी जी ने ये बहुत एप्टली कहा कि कंजर्वेशन इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हम सबकी जरूरतें पूरी करेंगे तो इस धरती मां के पास में पर्याप्त है कि हम सबकी जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हम लालच पूरी करने जाएंगे ना तो कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, समझे, लालच का कोई अंत नहीं है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. ठीक है, he was against mass production. Again, a classical example. He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses. समझो दोनों चीजें। पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. ये समझ में आया। लेकिन एट द सेम टाइम महात्मा गांधी ने बताया, क्योंकि जब हम क्या करेंगे ना, किसी एक सेल्फिश इंडिविजुअल की लालच को पूरा करने चलेंगे तो लालच का कोई अंत नहीं है, लाला। और इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में हमने ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेस खत्म कर दिए, हमने ग्लोबल लेवल पर प्रकृति का दोहन कर दिया, हमने ग्लोबल लेवल पर प्रकृति को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना पेट भरने में लगे थे। जंगल कटे तो कटते ही चले गए, नदियां पोल्यूट हुई तो पोल्यूट होती ही चली गई। फिर हमें समझ में आया कि हमारे बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं, फिर हमें समझ में आया कि हमें सांस लेने में दिक्कत जा रही है, तब हमें समझ में आ रहे हमने तो क्या करा, रिसोर्सेज का और प्रकृति का पाई बजा दिया है, और इसीलिए क्या है, इसीलिए आज हमें समस्याएं हो रही है। तो यहाँ पे वही बताया उन्होंने, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज। जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, कि हम पहले पेड़ काटते थे, आज से 100 साल 200 500 साल पहले भी पेड़ काटते थे लोग। एक लकड़हारा होता था, वो कुल्हाड़ी लेके जाता था, टक 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 टक, दिन भर में 2 पेड़ काटता था। अब क्या है, ऐसी मशीन आ गई है कि तुम 2 घंटे के लिए जाओ, पूरा जंगल साफ। तो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है ग्रीडी सेल्फिश बीइंग्स का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम जिसको कह रहे हैं ना, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है ना, सब खराब कर दिया है। समझ में आया? तो वही चीज है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला ना कि आप प्रकृति को, अगर आपको प्रकृति के साथ में सिंक में रहना है, तो महात्मा गांधी ने बोला ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन नहीं चाहते थे कि मास लेवल पे बहुत प्रोडक्शन हो। ही वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो। प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब क्या है, कि जनता अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन करे, ना कि जनता के लिए मास लेवल पे प्रोडक्शन हो। मतलब वही कि फैक्ट्रीज जो है, तो फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपको, आप जिसकी जितनी जरूरत है उतना प्रोड्यूस कर लो, वेस्ट मत करो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। ये उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा था। समझ में आई मेरी बात? बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर है? यस और नो? फाइन। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है? अब मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, एप्ट मतलब एकदम पॉइंट की बात बोल गए वो, ऐसा ही वॉज वेरी एप्ट। समझ में आया? मास प्रोडक्शन का मतलब ये है, मास
वाला मास नहीं है, मास मतलब वॉल्यूम में बहुत सारा प्रोडक्शन जब होता है, तो मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो फैक्ट्रीज में हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसेस जो कर रहे हैं, तो उस मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करने की बात करते हैं गांधी जी बाय दी प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब कि जनता प्रोड्यूस करे अपनी जरूरत के हिसाब से, ना कि फैक्ट्रीज में खूब प्रोडक्शन हो, क्योंकि जब खूब प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारा वेस्टेज होता है ना, वो चीज है। यस और नो, है ना? तो ये क्लियर हो गया हमें, ये हमें पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या आखिरकार कहानी है, ये हमें पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या कहानी है। क्वेश्चन बता दो, इस पे क्वेश्चन क्या आता है मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो गांधी जी ने कंजर्वेशन की बात बोली, ठीक है। तो एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है? लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो कुछ बताता है, वो कोई दिशा निर्देश देता है, और उन डायरेक्शंस के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलता है, उन डायरेक्शंस के हिसाब से दुनिया चल पड़ती है। तो ये होती है लीडर की क्वालिटी। तो गांधी जी ने जब कंजर्वेशन की बात करी, तो गांधी जी ने जब कंजर्वेशन की बात करी, तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी के आइडिया से सीखते हुए क्लब ऑफ रोम, रोम में लोगों का एक क्लब था, ग्रुप था, उन्होंने कंजर्वेशन की बात करी कि यार बचाना जरूरी है रिसोर्सेज को, ठीक है। मतलब इन्होंने थोड़ा सिस्टमैटिक वे में 1968 में बोल दिया। फिर सब्सिक्वेंटली जो गांधी जी की फिलोसफी थी कंजर्वेशन की, वो 1974 में क्या है, was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। टाइटल कितना अच्छा है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मास प्रोडक्शन मत करो, प्रोडक्शन बाय मासेस करो। तो इस गांधीयन फिलोसफी को ऑफ द कंजर्वेशन, गांधीयन आइडिया ऑफ कंजर्वेशन जो था, उसको स्मिचर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में यूज किया इन 1974। फिर उसके बाद में क्या है, इसमें और डेवलपमेंट हुआ फर्दर कंजर्वेशन के आइडियाज में। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। 1987 में ब्रटलैंड कमीशन एक कमीशन बनाया जाता है जो कंजर्वेशन के लिए काम करता है। तो उस ब्रटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट निकाली अपनी कब, 1987 में। और उस ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या देखने मिलता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने आगे पढ़ा ना, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी कि बाकी सब तो ठीक है, विकास तो होता रहेगा, लेकिन उस विकास को ऐसे करना कि आगे आने वाली जनरेशन भी देख पाए विकास क्या होता है ना, रिसोर्सेज बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार हाईलाइट ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में हुआ। और फिर क्या होता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन विच इज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। और आवर कॉमन फ्यूचर, फिर ये जो बुक पब्लिश हुई थी तो इसमें ये पब्लिश हुआ। एंड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील इन 1992। ये तो आपने पढ़ाई है कि जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 की बात की गई, है ना। अब देखो क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात कहाँ की, तो क्लब ऑफ रोम में बात की गई 1968 में। फैक्चुअल चीजें वैसे सीबीएसई ने पूछना बंद कर दी है, लेकिन आपको एक फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। क्लब ऑफ रोम में बात हुई, फिर गांधीयन आइडिया जो स्मिचर की बुक में देखने को मिलता है, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हाईलाइट किया, और उस पर सब्सिक्वेंट कंक्रीट स्टेप्स जो है वो 1992 में लिया गया है रियो डी जेनेरियो और कॉमन फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर है, फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो क्वेश्चन यहां से बनेगा मेरे मित्र, क्वेश्चन यहां से बहुत जोर से बनेगा। किधर, ये रहा क्वेश्चन, यहां से बहुत जोर से बनेगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, 3 स्टेप क्या है रिसोर्स प्लानिंग की। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पे सच थ्योरी क्वेश्चन के चांसेस नहीं है, ये सब पढ़ दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद में आ जाओ लैंड रिसोर्स पे। तो हमने रिसोर्स 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक, चेयर्स, ठीक है, 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। तुम मुझे ये चीज बताओ 2-3, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, कंजर्वेशन और ये जो उससे एसोसिएटेड पैराग्राफ्स थे, यहां तक चीजें समझ में आई है। तो अपन ने रिसोर्स की थ्योरी समझ ली है। अब रिसोर्स का अपन प्रैक्टिकल कहां करेंगे, अब रिसोर्स का प्रैक्टिकल करेंगे अपन रिसोर्स देख के। मैं भी एक रिसोर्स हूं तो मुझे देख लो, नहीं, लैंड एज ए रिसोर्स को देखेंगे अपन, है ना, कि लैंड जो है, जमीन जो है, जमीन भी तो एक रिसोर्स है। तो लैंड एज ए रिसोर्स को देखेंगे अपन। फटाफट से चैट में बताओ, लैंड एज ए रिसोर्स को देखेंगे और वहां से फिर अपन शुरू करेंगे। बताओ, फाइन, क्लियर है। यहां तक क्लियर है। डिप्लीशन का मतलब होता है बाबू खत्म होना किसी भी चीज का। माइनक्राफ्ट खेलोगे क्या सर, पढ़ ले। तो माइनक्राफ्ट में जो वो खुदाई होती है ना, वही करना पड़ेगा बाद में जाके गेती फावड़े ले जाके।
WPP को एक साथ बैठ के टेस्ट की तरह करना है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है? बैठ के करना है बाबू। उस पर जब मैंने लिखा ऊपर 1.5 घंटे का टाइम लिमिट है, सेक्शन ABCD करना है। गजब आदमी हो यार तुम, खेलते हंसते खेलते करो क्या? बैठ के आंसर लिखना प्रॉपर, मारूंगा चाटा, चमगादड़ बना दूंगा। अगर मास प्रोड्यूस ना करें तो इकोनॉमिकली डेवलप कैसे करेंगे? यही तो बस, हम सब दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है उस रेस में। क्यों दौड़ना है नहीं पता है, सब दौड़ रहे हैं, हमें भी दौड़ना है। मतलब ये समझो ना, पता है वो जो कंट्री है, क्या नाम उसका, भूटान। मुझे भूटान बहुत अच्छा लगा। भूटान ने बोला कि हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है ही नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्री, हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ साफ हवा है कि नहीं, हमारे लोग खुश है कि नहीं। सबको काम करना है, क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। रुको, सोचो, समझो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए जीवन से। तो वही है कि इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए मास प्रोडक्शन की जरूरत थोड़ी ना है। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो लोगों का। वो ऐसे भी तो हो सकता है कि सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना अपना काम करें। सफाई की बात करते हो तो सफाई की बात के लिए आप बोलते हो कि बड़े बड़े प्लांट लगाओ कचरा साफ करने की। तुमने वाला वीडियो देखा है? मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर वाली। तो उस क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में हमने देखा कि सिटी के लेवल पर बड़े बड़े प्लांट्स बनाना पड़ रहे हैं, ये करना वो करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड पे जाके उन लोगों में बात करने के बाद में, सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे करिए, कि हर आदमी अगर अपना कचरा वहीं सॉर्ट करके कोई सिस्टम बना ले तो इतना बड़ा खर्चा करने की, करोड़ों रुपए लगते हैं कचरा सेग्रीगेट करने की। इंदौर शहर में कचरे को सेग्रीगेट करने में करोड़ों रुपए लगते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च होते होंगे। लेकिन बहुत बेसिक है कि अगर सब अपने अपने लेवल पे घर में ही कचरा सॉर्ट कर लें और वही कचरे को प्रोसेस करना शुरू कर दो तो बड़े लेवल पे करने की चीज ही नहीं है। तो वही है कि इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री जरूरी है, प्रोडक्शन बाय मासेस कैन आल्सो वर्क। अभी एक और ग्राउंड रिपोर्टिंग आएगी और मैं बता रहा हूं तुम्हें, ना मजा आ जाए तो बताना। एक ऐसी, मतलब मुझे क्या ना, मुझे मजा आ रहा है अब थोड़ा सा कि आई जस्ट वांट टू लर्न आउटसाइड दी बुक्स। बाहर निकल के जरा देखो, समझो क्या है दुनिया, कैसे चल रही है, क्या काम हो रहा है, और उसकी वीडियो बनाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये है पेज। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट डज अ ट्रांसजेंडर मीन? ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है? बताओ। बताओ बताओ। नाइन्थ वालों की बुक्स बदल गई इस बार। हाँ, अभी एक लैंड वाला टॉपिक और पढ़ेंगे। ट्रेन वाले बोल रहा है एक बच्चा, बस नाइदर मेल नॉर फीमेल, किन्नर, फीमेल और मेल। तो ये अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो हमारी समझ है ना, कुछ बच्चे ऊट पटांग से आंसर भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी समझ है यही तो हमें रोकती है ना कि हम एक अच्छा समाज नहीं बना पाते हैं। चलो, तो इससे रिलेटेड कुछ आएगा, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो अपन ने क्या देख लिया, यहां तक चीजें पढ़ ली। अब आ जाओ लैंड रिसोर्स पे। तो जब हमने रिसोर्स प्लानिंग ये सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्या है? नेक्स्ट थिंग इज लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, लैंड रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड रिसोर्सेस? की लैंड तो लैंड है, लेकिन आपको पता लगता है क्या कि सॉइल भी होती है। तो लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? अभी आगे सॉइल एज ए रिसोर्स भी पढ़ेंगे। तो लैंड मतलब क्या है कि हर वो चीज जहां पैर रख के आप खड़े हो पा रहे हो, आप पहाड़ पे खड़े हो लैंड है, प्लेटू पे खड़े हो वो लैंड है, जमीन प्लेन एरियाज में खड़े हो वो लैंड है। तो लैंड इज बेसिकली दी सॉलिड सॉइल या सॉलिड पार्ट जो है अर्थ सरफेस का, वो लैंड हो जाएगा। लिक्विड पार्ट जो है तो ओशियन हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, लेक्स हो जाएंगे। तो लैंड मतलब जमीन को बोला जा रहा है। तो अब जैसे अगर हम देखें तो लैंड एज अ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो हम जमीन पे रहते हैं, जमीन पे सारा काम करते हैं, जमीन को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सब कुछ जमीन पे ही होता है ना, घर बनते हैं, फैक्ट्री बनती है, खेती होती है, सब कुछ जमीन पे ही हो रहा है। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन,
खेती हो मतलब जंगल है, उस पे वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ कहां हो रहा है, सब कुछ लैंड पे हो रहा है ना। तो उस सेंस में जमीन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई हमारे लिए, समझ में आया? उस सेंस में जमीन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स हो जाती है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, समझना। लेकिन जमीन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में सीमित भी है। ऐसा नहीं है कि ओम फट स्वाहा मंत्र मारूंगा जमीन बढ़ जाएगी। जमीन उतनी है, ठीक है, जमीन उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी, खेती के लिए जमीन ज्यादा चाहिए रहेगी, इंडस्ट्री के लिए ज्यादा चाहिए रहेगी, फैक्ट्री के लिए ज्यादा चाहिए रहेगी, रोड के लिए ज्यादा चाहिए रहेगी, तो आपके जमीन उतनी ही रहना है। क्या कम होते चले जाएगा, वो मतलब क्या बढ़ते चले जाएगा, आपकी जरूरतें बढ़ती चली जाएगी। तो यहां अब एक आ गया चैलेंज कि हाउ डू वी मैक्सिमाइज द यूज ऑफ लैंड। क्यों? क्योंकि हम जमीन तो सीमित है, इस्तेमाल बढ़ रहा है, ठीक है। तो लैंड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में स्कार्स भी है, कम भी है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड की चीज है ना। मतलब क्या हो गया कि वैसा हो गया कि आपके खर्चे बहुत बढ़ गए लेकिन इनकम कम है। तो अब क्या है, इनकम सीमित है, फिर कम है और खर्चे बहुत बढ़ गए, तो यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। आगे बैलेंस के बारे में भी देखेंगे अपन, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि हमारी लैंड लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। खेती से लगा के, वाइल्ड लाइफ से लगा के, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब कुछ उस पर हो रही है, लेकिन वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द लैंड, ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द लैंड, ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द लैंड अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। तो हमें बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी होगी कि जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसे हम बहुत सही या फिर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, कुछ भी अनाप शनाप तरीके से लैंड रिसोर्स को डेवलप ना करें, ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप तरीके से लैंड रिसोर्स को डेवलप ना करें, यूज ना करें, ठीक है। तो इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटू एंड आइलैंड, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface of land, which ensures perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. ठीक है, इसको सिंपल समझना क्या कि हमारी कंट्री का लैंड रिसोर्स जो ऐसा डाइवर्स है। हमारी कंट्री के लैंड रिसोर्स में 43% लैंड रिसोर्स जो है वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में क्या फायदा, मतलब समतल जमीन है। अब खेती यहाँ पे होती है मोस्ट डेंसली, जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। क्यों है? क्योंकि फ्लैट एरिया है ना, तो मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सेटल। आप वो मूवी देखिए मोहनजोदाड़ो, अब मूवियां सिर्फ मूवियां की तरह मत देखा करो, उसको रिलेट करा करो अपने सिलेबस से। वो जब उनका लास्ट में सब डूब डाब जाता है ना, तो डूब डाब जाता है, फिर वो पानी में से निकलते हैं बाहर और फिर देखते हैं कि अब हम इस नदी के किनारे रहेंगे। तो दो तीन चीजें सीखने वाली है। एक तो प्लेन एरिया था वो, तो प्लेन एरियाज में ही ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटल होती है सबसे पहले सिंस हिस्ट्री, क्योंकि प्लेन एरिया आर इजी टू लिव। पहाड़ों पे पॉपुलेशन कम होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे लाइफ बहुत कठिन है। 2 दिन घूमने जाओगे मजा आएगा, लेकिन आप रह नहीं सकते हो वहां पे। नदियों के पास ही ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटल करती है, क्योंकि पहले पानी आपके पास नहीं आ सकता था। अब टेक्नोलॉजी हो गई, आप बोरवेल कर लोगे, पाइप लगा लोगे, लेकिन पहले आपको नदी के पास ही जाना पड़ता था, है ना। तो ऐसा रहता है। तो जैसे हमारी कंट्री, टोटल कंट्री की लैंड में से 43% लैंड क्या है, प्लेन्स है। तो प्लेन्स क्या है, प्लेन्स आर यूजफुल फॉर व्हाट, प्लेन्स आर यूजफुल फॉर, जैसे अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए। फिर 30% लैंड एरिया जो है माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स की भी अपने आप में सिग्निफिकेंस है। 30% माउंटेन एरियाज है हमारी कंट्री में। माउंटेन से नदियां निकल के आती है, गंगा, यमुना, ठीक है, घाघर, गंडक, कोसी, इंडस, यू नेम इट, सारी मेजर रिवर्स जो है कंट्री की, ठीक है, वो सब पहाड़ों से निकल के आई है। पहाड़ों पे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, सरारा करके पानी जाता है समुद्र तक, है ना। तो माउंटेन्स की अपने आप में सिग्निफिकेंस है। 27% लैंड जो है हमारी वो प्लेटू रीजन में है, ठीक है, 27% प्लेटू है। प्लेटू क्या होता है मैं बताता हूं। देखो टेबल देखा आपने क्लास का टेबल ही प्लेटू है कि टेबल टॉप लैंड, मतलब जमीन से उठा हुआ है, मेन जमीन का हिस्सा ये है, तो जमीन से ऊंचा है, लेकिन ऊपर जाके अगर इसकी पीक बना दोगे तो माउंटेन कहलाएगा, ठीक है। पीक काट दोगे तो प्लेन हो जाएगा। और प्लेन एरिया जो रहता है ये क्या कहलाता है, पीक, ये जो कहलाता है प्लेटू कहलाता है, ये प्लेटू कहलाता है। तो समझ में, ये प्लेटू कहलाता है। समझे नहीं समझे बताओ? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ गए? ये प्लेटू कहलाता है। तो इस तरह से चीजें काम करती है, इस तरह से काम करती है चीजें।
प्लेन, प्लेटू, माउंटेन्स, ये सब मिलकर लैंड बनता है और हर लैंड का अपने आप में रिसोर्स है, मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंस है। जैसे प्लेन एरिया पे खेती होगी, इंडस्ट्रीज बनेंगे, माउंटेन एरिया से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, नदियां वगैरह मिलेगी। प्लेटू रीजन में मिनरल्स, मिनरल्स का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्या कहलाता है, प्लेटू कहलाता है। कि जो हमारे जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, और कह लो कि जो साउथ इंडिया का पार्ट है तो वो पूरा प्लेटू, और प्लेटू में आपको क्या मिल रहा है, रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट वगैरह ये सब मिल रहा है। तो ये इंडिया का लैंड एज अ रिसोर्स का डेफिनेशन है। कि अगर की हाईलाइट बताओ कि वाई लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, तो हमारी सारी नीड्स लैंड पर डिपेंडेंट रहती है। इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने बता दिया। और दिक्कत बस ये है कि लैंड इज ए रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का रिसोर्स है लैंड। आप इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पे उसको नहीं समझ सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पे उसको आप नहीं देख सकते हो, नहीं समझ सकते हो। क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक क्लियर है? तो यहां एक क्वेश्चन अपन बना सकते हैं क्या, जैसे थोड़ा जूम कर देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर बनाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स इन इंडिया स्पेसिफिकली, तो आप इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन बता दोगे। ये वाला पार्ट है, सिंपल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन ये समझ सकते हो। अब ये जो पार्ट है ना, लैंड यूटिलाइजेशन, घबराओ मत, ठीक है। थोड़ा सा बस एक बार वो दे रहा हूं तुम्हें, आइडिया दे रहा हूं। मजेदार टॉपिक है वैसे, 2 मिनट में 5 मिनट में हो सकता है। तो लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने समझ गए। इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी बता दिया, ठीक है। क्या होगा ना दोस्तों, जैसे जैसे हमारी दोस्ती आगे बढ़ते चले जाएगी तो तुम्हें फील होगा कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहूंगा, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहूंगा मतलब क्या होगा कि क्लासेस थोड़ी थोड़ी कभी 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे होना, एक टॉपिक का फ्लो बना रहता है, तो टॉपिक का फ्लो चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो बस वो टॉपिक का फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो कर लें क्या थोड़ा सा, है ना, क्या कहते हो? PT2 में लैंड रिसोर्स के पहले तक ही आएगा। PT2 कहां से आ गया भाई, PT1 होता है ना। पढ़ लो थोड़ा सा, 10 मिनट का पढ़ लो, और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा, ईमानदारी से 56 मिनट पढ़ाया बस मैंने, हाँ ठीक है। आ जाओ प्यारे बच्चे, गुलू गुलू कर दो तुम्हें, ये लो, ये ठीक है, गुलू गुलू कर दिया, अब तो पढ़ोगे थोड़ी देर और। तो देखो क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन उसका यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन टॉपिक का मतलब ही क्या है कि लैंड का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। लैंड का यूज कैसे हो रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो लैंड का यूज कैसे हो रहा है, ये लैंड यूटिलाइजेशन वाली चीज है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो अब जमीन है तो जमीन पे आप क्या करते हो, चलो चैट में बताओ जरा सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, गिली पप्पी कर दूंगा तुम्हें थोड़ा, 5 मिनट और। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो बताओ, आपको क्या लगता है कि लैंड पे क्या क्या होता होगा? हाँ सर, हम तो जमीन पे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वो भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन इज गिवन टू योर आंसर कि हाँ क्रिकेट भी खेला जाता है लैंड पे। बताओ, बताइए बताइए कैसे यूटिलाइजेशन होता है। 6-10 पे मैं ईमानदारी से तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक कवर कर लें। तो देखो, लैंड अगर आपकी ये 100% लैंड है, देखो सर्कल बना दी परफेक्ट, अगर ये आपकी 100% लैंड है तो इस 100% लैंड पे ही आपको खेती भी करना है, इसी पे आपको इंडस्ट्री भी लगाना है, इसी पे आपको आपका घर भी बनाना है, इसी पे जंगल भी होंगे, इसी लैंड पे जैसे अगर आप देखोगे तो बंजर जमीन भी होगी जो खराब जमीन है, इसी लैंड पे अच्छी जमीन भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। तो वही अपने को देखना है कि 100% लैंड जो है इसका यूटिलाइजेशन कैसा है। तो जैसे आप देखोगे कि 1% ऑफ लैंड जो है वो क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट होगी, है ना। तो जंगल कहां होंगे, जमीन पे ही होंगे। तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है कि लैंड पे फॉरेस्ट है, ठीक।
लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब 1% ऑफ लैंड ऐसी भी होगी कि जिसपे आप खेती नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो इस पे खेती? भाई साहब मना बोल रही है क्या कि मैं नहीं करूंगी? क्यों नहीं कर सकते हो खेती? तो सेकंड कैटेगरी ऑफ या फिर सेकंड टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि जमीन वो है लेकिन वो जमीन खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो जमीन खेती के लिए अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि या तो वो बैरन या वेस्ट लैंड है, मतलब वो खराब जमीन है, बंजर जमीन जिसको कहते हैं ना, जिसमें से कुछ उपज होगी ही नहीं, जिसमें ठीक है कुछ जिसमें से कुछ प्रोड्यूस हो गई नहीं, तो वो बैरन या वेस्ट लैंड होगी या तो, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, या फिर वो ऐसी जमीन होगी जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए डाल दी गई होगी, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब क्या है कि या तो उस पर बिल्डिंग्स बना दी गई होगी, या तो उस पर रोड्स बना दी गई होती है, फैक्ट्रीज बना दी हुई। अब रोड के ऊपर थोड़ी ना खेती करोगे, पहले रोड बनाया उसको ट्रैक्टर से फिर खोद दिया, ऐसा थोड़ी ना होता मेरे दोस्त। तो या तो वो जमीन इसलिए कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में ले ली, उस पर बिल्डिंग बन गई, रोड बन गई, फैक्ट्री बन गई। आज मैं यहाँ खड़े होकर जहां पढ़ा रहा हूं, जहां नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है, आज से 25 साल पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे, खेती होती थी, ठीक है। लेकिन समय का चक्र बदला और क्या है, इस खेत को गायब करके यहाँ एक ऑफिस बन गया बड़ा। अब ये ऑफिस बन गया तो इस ऑफिस में अब क्या है, पढ़ा रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर खेती कर लो यहाँ, तो मैं अपने सिर पे थोड़ी ना ग्रेन्स उगाऊंगा, तो वो लैंड अब अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि नाउ दैट लैंड इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब उस लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गॉट इट? ठीक है, बिल्डिंग्स, रोड्स, इन सारी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब तीसरा क्या है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज के बाद में? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आ जाएगा? तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में वो जमीन जो कि खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आएगी। मतलब सॉरी, अवेलेबल नहीं है वाली तो ये हो गई है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब कि खेती की जा सकती है लेकिन अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए, मतलब कि उस पर खेती हो नहीं रही है। तो क्या है वो? जैसे या तो परमानेंट पैस्चर या ग्रेजिंग लैंड है, मतलब यहां खेती कर सकते हो लेकिन आपने उसको परमानेंटली पैस्चर के लिए छोड़ दिया कि उस पर घास उगती है, भैंस आती है, घास खाती है, ग्रेजिंग लैंड है वो, ठीक है। समझ लो ना, जमीन का क्या इस्तेमाल? कुछ जमीन पे जंगल होगा, कुछ जमीन खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस पर रोड बना दी, बिल्डिंग बना दी, या फिर वो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, बंजर जमीन है। अब वैसे ही लैंड का एक पार्ट का यूटिलाइजेशन, हाँ, लैंड का एक पार्ट का यूटिलाइजेशन थर्ड वाला ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, क्या कि अनकल्टिवेटेड लैंड, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड जो है उसको अभी छोड़ दो, 2 मिनट के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे, फोर्थ पॉइंट पाएंगे जब बताऊंगा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब यह है कि ऐसी जमीन जिसपे खेती नहीं हो रही है, हो सकती है लेकिन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि या तो उसके ऊपर परमानेंट पैस्चर है, या तो घास लगी हुई है, या फिर वो ग्रेजिंग लैंड है, या फिर मतलब वही जानवर उस पर ग्रेजिंग करते हैं, या फिर वो जमीन क्या, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है, ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया भी अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए नीचे आएगा वो, तब समझेंगे। तो या तो वो जमीन पे परमानेंट पैस्चर है, इसके लिए खेती नहीं हो रही है, इसीलिए वो अदर अनकल्टिवेटेड है, या तो वो जमीन क्या है, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स के अंडर में है। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि एक ताऊजी होते हैं सबके परिवार में, वो ताऊजी का क्या होता है, वो ताऊजी का एक खेत होता है हाईवे के पास। ताऊजी ने बोल दिया मैं तो खेती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो जमीन है, उस जमीन को मैं बेचूंगा, उसको बिल्डर को बेचूंगा, वो बिल्डर उस पर बहुत पैसे देगा मुझे, ठीक है, हाईवे के प्लॉट काटेगा। तो अब क्या होता है ना, ताऊजी खेती भी नहीं कर रहे, खेती कर सकते थे लेकिन खेती नहीं कर रहे, तो वहां पे जंगल बन गया पूरा, मतलब फॉरेस्ट भी नहीं बोलेंगे उसको, वो मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स है। मतलब ऐसे कुछ प्लॉट आपने देखे होंगे जहां 8, 10, 20 पेड़ लगे हुए हैं, बस लगे हुए पेड़, खेती वेती कोई नहीं कर रहा उस पर। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर सम लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, जो कि फॉरेस्ट नहीं है लेकिन क्योंकि उस पर खेती नहीं हो रही तो वो जंगल टाइप बन गया है, पेड़ खड़े हुए हैं, खेती भी नहीं हो रही है, खेती हो सकती है लेकिन कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स के अंडर में है। समझ गए? अब तीसरी कैटेगरी सी आती है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या है? कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब यह है लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। 5 साल से ज्यादा जिस खेत को आपने खाली छोड़ दिया उसे आप क्या कहते हो? कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हो। मतलब कि मेरी खेती की जमीन थी अगेन, लेकिन मैंने भी सोचा यहां से तो हाईवे निकलेगा, मैंने खेती करना बंद कर दिया, वो 5 साल से उस पर खेती नहीं कर रहा हूं, खाली पड़ी है, छोटे मोटे इधर उधर घास फूस लगे हैं, लोग आके क्रिकेट खेलते हैं उस पर, तो खेती की जा सकती है, लेकिन मैंने उसको 5 साल से ज्यादा अगर खाली छोड़ दिया तो वो अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड कहेंगे। तीनों कैटेगरी समझ में आई? बताओ, तीनों कैटेगरी समझ में आ गई? यहीं तक पढ़ाऊंगा बस, फैलो लैंड और नेट सोन एरिया कल बताऊंगा ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा।
अभी तक इतना समझ में आया ना कि पूरी जमीन में से कुछ जमीन पे खेती जंगल है, फॉरेस्ट, कुछ जमीन अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, क्यों? क्योंकि या तो बैरन लैंड या वेस्टलैंड या फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में पुट कर दिया उसको। और कुछ जमीन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब ऐसी अनकल्टिवेटेड लैंड जो कि या तो परमानेंट पैस्चर या ग्रेजिंग के अंडर में है, जो कि मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के अंडर में है, या फिर वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है, मतलब 5 साल से ज्यादा उस पर खेती नहीं हुई है। यस और नो बताओ, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? ट्यूशन जाना है तो यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां भी तो पढ़ाई रहा हूं ना, और इसके बाद भी ट्यूशन जाना है? 10वीं है मेरा दोस्त, यूपीएससी का एग्जाम नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। खेलो कूदो मस्ती करो, मेमोरीज बनाओ, बस रोज क्लासेस अटेंड कर लो, दैट्स इट। इतने में तेरे नंबर ना आ जाए ना तो ये मुझे कटवा दूंगा मैं। और जितना बोलूं उतना करते चलना। WPP सॉल्व कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? समझ में आया? सर मैं ताऊजी के घर में हूं और ताऊजी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। ताऊजी पैर पड़ो, ताऊजी पैर पड़ो, आशीर्वाद लेकर निकल लो फटाक से। चलिए चलो दोस्तों, इसी नोट पे आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। WPP सॉल्व कर लेना, थर्सडे के दिन का लास्ट टाइम है बस, वहां तक का। फिर मैं डेवलपमेंट के प्यारे प्यारे नोट जो बनने वो देता हूं तुम्हें, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, बाय।